नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं अपने लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास। लैब असिस्टेंट फिजिक्स जिसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे थे चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी यूनिट का नाम है, स्थिर विद्युत की। और उसमें अपन स्टार्टिंग की थी अपन ने आवेश से, चार्ज से। अपन ने देखा कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्थिर विद्युत की है, वो सारी की सारी किस पे घूमती है? आवेश के इर्द गिर्द। सारा मामला किसका है? आवेश का ही है। आवेश किससे आते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो सारी चीजें अपन ने देखी कि आवेश के बारे में बिल्कुल सारी A to Z बातें अपन ने ये कल देख ली थी। सारी चीजें अपने क्लियर कर ली थी, ठीक है। सारी चीजें अपन ने कल ये क्लियर कर ली थी। अपन ये भी देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है, ठीक है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। करेक्ट। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यानी कि जब किसी परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो परमाणु धन आवेशित हो जाता है। जब किसी परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वह परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहता है, सामान्यतः बाहर नहीं निकाल सकते। ये सारी चीजें अपन ने बहुत बहुत बेसिक से, बिल्कुल 1 घंटे का लेक्चर था, बहुत अच्छे से समझा था, बहुत बहुत शानदार ढंग से, ठीक है। अब अपन ने लास्ट में जाते थे आवेश के गुणधर्म वाला टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें अपने ये समझ लिया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य हो, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश मतलब कुल आवेश शून्य हो जाता है, तो वो वस्तु क्या कहलाती है? उदासीन कहलाती है, ठीक है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो वस्तु क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, तो मिलकर क्या? 0, तो वस्तु क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। करेक्ट। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? अदिश राशि। आपको पता है वेक्टर नाम की चीज होती है सदिश, अदिश, सदिश और अदिश, ठीक है। तो आवेश क्या है? अदिश राशि है। आवेश क्या? अदिश राशि। आवेश की कोई दिशा डिफाइंड नहीं होती। अब मेरे को 1-2 बच्चे कमेंट पूछ रहे हैं, हमको सदिश समझा दो, सदिश अदिश समझा दो। तो देखो मैंने सब कुछ आपके लिए चीजें कर रखी है। इसी चैनल पे, माझी शाह एजुकेशन चैनल पे एक लिस्ट बनी हुई है, उस पर आप देखोगे ना, तो वो नाम है वेक्टर कॉन्सेप्ट नाम से है प्लेलिस्ट, ठीक है। उसमें 6 वीडियो है। उसमें वो 6 के 6 वीडियो किसके हैं? वेक्टर के हैं। सदिश को मैंने वहां पे बेसिक से, सदिश को बेसिक से और अच्छे लेवल तक समझाया, जहां तक आपके जो 11-12 की फिजिक्स होती है उसमें जो काम में आ जाए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हो, कुछ चीजें समझने में हो, ठीक है। सदिशों का गुणा हुआ, सदिशों का योग हुआ, ठीक है। सदिशों का अदिश गुणनफल हुआ, सदिशों का सदिश गुणनफल हुआ, सदिशों के बारे में बेसिक, सदिशों का वियोजन वगैरह सब कुछ उसमें समझा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक। तो उसकी आप पहली क्लास में देख लोगे ना, सदिश वाले की पहली क्लास में देख लोगे, तो आपके सदिश के आधे डाउट तो वही क्लियर हो जाएंगे। तो उस बार एक बार उसको जरूर देखना, ठीक है। 6 वीडियो है, 1 बाय 1 जब भी टाइम मिले तब देख लेना। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि एक बार वो स्टार्टिंग वाला पहला वीडियो जरूर देख ले। करेक्ट। चलो, तो आवेश क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट बात आती है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर इंटू सेकंड। आपको पता है अपन स्टैंडर्ड मात्रक की बात करते हैं, एसआई मात्रक ही चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार दूरी को किस में लेते हैं? मीटर में, और समय को सेकंड में, जो मास होता है, द्रव्यमान, उसको किसमें लेते हैं? किलोग्राम में, ठीक है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड होता है आपके आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है। या कूलाम, या जो क्या बोलते हैं एम्पियर इंटू सेकंड को कूलाम भी बोलते हैं। एम्पियर इंटू सेकंड क्यों होता है ये भी आएगा, ये भी मैं बताऊंगा आगे। ये जब अपन विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं से ये चीज निकली हुई है, एम्पियर इंटू सेकंड, ठीक। आगे आवेशों के बहने की दर, ये होता है ना, मैं आपको हिंट देता हूं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आवेशों के बहने की दर, ठीक है। तो आई क्या है? आई किस में होता है? एम्पियर में होता है। धारा किस में? एम्पियर में। टी समय किस में? तो सेकंड में। क्यों आवेश क्या जाएगा? एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा। या फिर इसको क्या बोलते हैं? कूलाम, जो फेमस चीज है कूलाम, अपन यही, हाँ क्या है? कूलाम, ठीक है। ऐसा पद्धति में आपको ध्यान है, ऐसा पद्धति क्या होती है? इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं, और उन्हीं 7 मूल मात्रकों के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है, ठीक है। जो भी आप विमा वगैरह लिखते हो वो भी
उन्हीं 7 मूल मात्रकों की सहायता से आप लिखते हो। ठीक है, ये देखो ये एम्पीयर इंटू सेकेंड वहां से आया। ठीक, सीजीएस पद्धति में मात्रक स्थित कूलम होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट था, मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अपनी जो एसआई पद्धति है वो किस पे है आधारित? एमकेएस पर। एमकेएस यानी कि एमकेएस का मतलब ये समझ लो उसका एक्सटेंशन है। एमकेएस मतलब देखो सीजीएस, एक तो था सीजीएस, सीजीएस, एक होता है एमकेएस। ठीक है, तो ये मान लो दूरी को, ये द्रव्यमान को और ये समय को। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, दूरी को लेते हैं सेंटीमीटर में, C4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है उसको किसमें लेते हैं? ग्राम में, और समय को सेकंड में। किसमें? सीजीएस पद्धति में। हालांकि अपने को सीजीएस पद्धति के बारे में ज्यादा जानना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मतलब, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है कभी उठा के सवाल दे दे ऐसा। ठीक है, कि भाई सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक क्या होता है या उसकी वैल्यू क्या किसके बराबर होती है। ठीक है, और अपना जो एसआई मात्रक है वो पूरा इस एमकेएस पद्धति पे है, यानी कि जो एम दूरी किसमें? मीटर में, और ये किलोग्राम में, और समय सेकंड में। समझ गए? तो यदि मतलब अपन सीजीएस पद्धति में यानी कि दूरी को अपन क्या ले ले? सेंटीमीटर में ले ले, और जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में ले ले, समय को सेकंड में ले ले, तो उसका मात्रक होता है, उसका नाम होता है स्थित कूलम। क्या होता है? स्थित कूलम। और वो एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलम होता है। ठीक है, यानी कि जो एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति का जो मात्रक है कूलम, और जो सीजीएस पद्धति का मात्रक है स्थित कूलम, इसमें क्या संबंध है? एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ठीक है, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ समझ गए? बात क्लियर? चलो, ठीक है, तो मेन बात सीखने की यही हुई यहाँ पे कि आपके आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अब इसका एक वीमी सूत्र, वीमा कोई मतलब आपको अलग से ऐसे कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीमा बहुत सिंपल सी चीज है। वीमा बहुत सिंपल चीज है। वीमा क्या कहती है? वीमा ये तो कहती है कि भाई मैं कोई मात्रक हूं, मेरे को इन 7 मूल मात्रकों के रूप में शो कर दो। क्या कर दो? 7 मूल मात्रकों के रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया जाए। ठीक है, तो 7 मूल मात्रक में कौन कौन से भाई? 3 तो ये होते हैं। ठीक है, एक धारा का, एम्पियर, मोल का, एक ताप का होता है, ऐसे मिलकर कुछ 7 होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन कौन से काम में आ रहे हैं? देखो यहाँ पे Q बराबर क्या हो रहा है? Q बराबर I × T, यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर का A और समय का T, एम्पियर का A और समय का T। तो बस ये हो गया। ये इसका क्या हो गया? वीमी सूत्र क्या हो गया? A1T1। A1T1 ये तो हुआ। इसका वीमी सूत्र की बात करें, इसके वीमी सूत्र की बात करें तो यही तो हुआ। A1T1, बस ये हुआ वीमी सूत्र। अभी एक का तो लिखते हैं नहीं, एक को लिखो या नहीं लिखो उसको मतलब है नहीं। ठीक है, मतलब तो AT, ये क्या हो जाएगा? इसका वीमी सूत्र, ये इसका वीमी सूत्र हो जाएगा। समझ गए? वीमी सूत्र मतलब कि वही तो होता है कि अपने को इन जो एसआई मात्रक है उनकी फॉर्म में लिखना। करेक्ट? तो इन वीमी सूत्र को रटना ही नहीं। अब इसको आप क्या करोगे? आधे बच्चे ऐसे रटते हैं, आवेश का वीमी सूत्र AT, आवेश का वीमी सूत्र AT। ये भाई रटने का काम क्या है? सिंपल सी बात है। आवेश क्या होता है? धारा के बहने की दर, सॉरी जो धारा क्या होती है? आवेशों के बहने की दर। तो I = Q/T, तो Q बराबर होता है I × T। ठीक है, I क्या है? एम्पियर, वो भी एक मूल मात्रक है। ठीक है, अगर ये मूल मात्रक में नहीं होता तो उसको मूल मात्रक की फॉर्म में लाना होता। समझ गए? अभी एम्पियर तो मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रकों में से है। ठीक है, और समय T वो भी मूल मात्रकों में से है, तो A × T, तो A1T1 AT हो गया। करेक्ट? बस बात ही खत्म। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या हुआ? कूलम हुआ। अभी भाई साहब कूलम है ना, कूलम बहुत बड़ी चीज है। कूलम बहुत बड़ी चीज है। मैं अगर ये बोल दूं ना, एक कूलम बहुत बड़ी चीज है। एक कूलम सिंपल चीज नहीं है, इट इज बिगेस्ट, बहुत बड़ा मात्रक है ये। आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है ये। आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। दूसरा छोटा मात्रक क्या होता है ये बताओ? मैं एक लास्ट में न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ये एग्जांपल मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया है, वो न्यूमेरिकल देखोगे तो आप मालूम पड़ेगा कि एक कूलम वास्तव में कितना बड़ा है। ठीक है,
छोटे एसआई मात्रक क्या होते हैं? छोटे एसआई मात्रक, छोटे एसआई मात्रक की बात करें तो देखो एक चीज आती है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें भी होती है, मतलब आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है, और मतलब किलो वगैरह बहुत सारे सीखने के होते हैं, लेकिन अभी अपने को जितना यूज है, जितना जरूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो था मिली 10⁻³ भले मिली ग्राम बोलो, ठीक है, या फिर मिलीमीटर बोलो, ठीक है, वो सारी चीजें। एक होता है माइक्रो यानी कि 10⁻⁶, एक होता है नैनो 10⁻⁹, एक होता है पिको 10⁻12। देखो छोटे एसआई मात्रक में क्या है, अपन बोलते हैं 1 mc, m यानी कि मिली, c यानी कि कुलाम, तो 1 मिली कुलाम। अब देखो 1 मिली कुलाम यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली में 1 की जगह 1, मिली की जगह 10⁻³ और ये कुलाम मतलब c, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसके आगे 1 लिखने की जरूरत है नहीं भाई, आप किसी को भी एक से गुणा करो तो बात वही आती है, ठीक है, तो वो कोई लिखने की जरूरत है नहीं। तो 1 मिली कुलाम बराबर 10⁻³ कुलाम। 1 माइक्रो कुलाम बोले तो 10⁻6 कुलाम। और आपके जो आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे ना, ठीक है, आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उनमें सभी यही दिखेगा आपको, मोस्टली ये माइक्रो कुलाम या नैनो कुलाम, ठीक है, माइक्रो या नैनो, ठीक है। मिली भी बहुत कम देखिए, क्योंकि मिली भी अपने आप ही समय थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि एक कुलाम बहुत बड़ी बात होती है। तो माइक्रो या नैनो में आपको मामले दिखेंगे ज्यादा, ठीक। तो मिली गुलाम, माइक्रो गुलाम, नैनो गुलाम, पिको गुलाम। तो मिली में 10⁻³ माइक्रो में 10⁻6, नैनो में 10⁻9, पिको में 10⁻12, ठीक। अब मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल रखा है थोड़ा सा, ताकि आप चीजों को समझ पाओ कि सवाल ये कि भाई 1000 माइक्रो गुलाम को मिली गुलाम में, नैनो गुलाम में और पिको गुलाम में बदलना है, ठीक है। इसको कैसे बदलेंगे सर? तो सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा ऐसे सोचना ही नहीं है। देखो आपको दिया हुआ क्या, 1000 माइक्रोकुलाम, 1000 माइक्रोकुलाम, तो ये पहला देख लो, पहला चलो 1000 क्या लिखा हुआ है, माइक्रोकुलाम लिखा हुआ है, 1000 माइक्रोकुलाम। अब इसको ध्यान से देखोगे ना, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये 1000 माइक्रो यानी कि म्यू की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻6 कुलाम। भाई म्यू की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻6 कुलाम। अब आपको क्या करना है, इसको किसमें बदलना है, मिली में। किसमें बदलना है, मिली में। किसमें बदलना है, मिली में। तो देखो मिली में कैसे बदलोगे, इसको फिर से देखो यहां ध्यान से, (10⁻6 को मैं क्या कर सकता हूं, दो पार्ट में लिख सकता हूं, 10⁻³ इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, आपको पता है x की पावर m इंटू x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर m प्लस n, घातें आपस में जुड़ जाती है, ये तो होता है x की पावर m अपॉन x बाय n, तो क्या है x m और ये ऊपर जाके माइनस n हो जाता है, ये चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। अब देखो 10⁻³ ये आपके सामने आया, ये क्या है, 10⁻³ क्या होता है, देख लो 10⁻³ क्या होता है, mc मिली, ये मिली कुलम हो गया, तो ये तो आ गया, पहले आ गया mc। अब ये जो पीछे वाला मान है इसको देख लो, ये कितना रह रहा है, 1000 10⁻³ और 10⁻³ एक ही आ जाएगा, करने के कुल मिला के क्या हो गया, 1 मिली कुलाम है, ये 1 मिली कुलाम, ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1000 माइक्रो कुलाम बराबर 1 मिली कुलाम, आ गया, सिंपल सी बात है, क्लियर। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका एक और था, मतलब दूसरा तरीका क्या था, फिर उसके बाद ये आपके आगे अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको किस में लाना है, मिली में लाना है, तो आपको दिया हुआ क्या है, माइक्रो दिया हुआ, क्या माइक्रो दिया हुआ है, यानी कि 1000, पहले उसको खोल के लिखना है, 1000 माइक्रो की जगह 10⁻6 लिख दो, बात क्लियर। ये हो गया भाई अपने पास 1000 इंटू 10⁻6 कुलाम आवेश है, ये हो गया, क्योंकि अपने माइक्रो को हटा के म्यू का सिंबल हटा के 10⁻6 लिख दिया।
अब आपको क्या करना, मिली में बदलना है ना, तो आप ऊपर नीचे 10 की घात -3 और 10 की घात -3 से गुणा कर दो बस, ठीक है। और ये जो रहेगा, ये वाला पोर्शन तो किसमें चला जाएगा, इसका नाम तो हो जाएगा एम, मिली, और मिली कूलम बच जाएगा। और इस वाले जो पीछे वाला पूरा है, इसका कर दो कैलकुलेशन, इसका कर दो कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसकी जब कैलकुलेशन करोगे वही बात आएगी भाई, इनकी घात देखो, जो घातांक नियम से आप देखोगे, इसके ऊपर क्या 10 की घात 3 है, तो देखो 10 की घात, इसकी घात 3, ये आपस में घातें जुड़ जाएगी -6, और ये घातें नीचे माइनस की तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, +3, तो 3 3 और -6, 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 की घात 0। और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो क्या होता है, मान 1 होता है, इतना तो ध्यान है ना। हाँ, बहुत सारे बच्चों को ध्यान ही नहीं होता। किसी भी संख्या की घात, कोई भी संख्या x है ना, इसकी घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 मतलब मान 1। जैसे कि आपके सामने ये 5 है, तो 5 दिख रहा है ना, तो 5 के ऊपर ये एक बार बताता हूं, हो सकता है आप में से अधिकतर को मालूम नहीं हो, खासतौर पर भाई वालों को। 5 आपको दिख रहा है ना, मैंने लिख दिया 5, तो 5 का मतलब ये 5 ही है, क्योंकि 5 के ऊपर कोई घात नहीं दिख रही है ना, कोई घात नहीं, मतलब इसका मतलब इसके ऊपर एक घात है, ठीक है। 5 के ऊपर 2 घात होती है तो क्या हो जाता है 25, 5 के ऊपर 2 घात होती है तो 25, एक घात है तो 5। अब 5 के ऊपर घात 0 है ना, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। 5 हो, 7 हो, कोई भी x की घात 0, कोई भी संख्या x, उसके ऊपर घात 0, मान हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। तो यहां पे देख लो, ये सवाल करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और मिली पहले बन गया तो 1 मिली कूलम, ठीक है। ये हो गया क्लियर। चलो, अब आपने को बदलना है 1000 माइक्रो कूलम को, तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, या तो बोली इस हिसाब से करो या फिर इस हिसाब से कर लो, ठीक। चलो, मेरे को वैसे है ना ये वाला तरीका बहुत ठीक लगता है, इसको फास्ट फास्ट में चीजें आप की जा सकती है। कैसे, अब देखो आगे अपन क्या बदलेंगे, आगे अपने को बदलना है वही है 1000 माइक्रो कूलम है, इसको अपन दोनों बदलेंगे, यहां भी 1000 माइक्रो कूलम है, एक जगह तो अपने को बदलना है, किसमें बदलना है, नैनो में, और एक जगह पिको में। किसमें बदलना है, नैनो कूलम में बदलना है, और यह बदलना पिको कूलम में, ठीक है। नैनो यानी कि 10 की घात -9 में लाना है, 10 की घात -9 की फॉर्म में लाना है, तो पहले तो इसको खोल के लिख दो 1000, इसकी जगह 10 की घात -6, ये कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब नैनो यानी कि 10 की घात 9 लाना है, क्या करोगे 1000 10 की घात -6, ये तो यही है, ऊपर नीचे 10 की घात -9 से गुणा कर दो, क्योंकि समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, ये कूलम है। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनसी नैनो कूलम, और ये बाकी इस पूरे को सॉल्व कर दो, इस पूरे को सॉल्व कर दो, इस पूरे को सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा 10 की घात 3, 10 की घात 3, और ये गुणा में देखो 10 की घात -6, और 10 की घात -9 है, 10 की घात -9 है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से वही चीज है 3, 10 की घात में 10 की घात 3 हो जाएगा, ये -6 है ही है, 3 और -6 है ही है, और ये ऊपर माइनस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा, 10 की घात 3 -6 और ये हो जाएगा 9, समझ गए। तो देखो 9 और 3 12, 12 में से 6 गए 6, ये यानी कि हो जाएगा 10 की घात 6, 10 की घात 6, तो इसको बोलोगे 10 की घात 6 नैनो कूलम, 10 की घात 6 नैनो कूलम, 10 की घात 6 नैनो कूलम, करेक्ट, चीज समझ गए आप। चलो, तो नेक्स्ट ये 1000 माइक्रो कूलम को जो पिको कूलम में बदलना है, ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप करना, और क्या करना, पिको कूलम में बदलना, फिर उसी को वापस माइक्रो में बदलना, उसी को वापस नैनो में लेके आना, सब कुछ आप ऐसे कैलकुलेशन बैठे बैठे करते रहना। आप जितनी चीजें ऊपर नीचे करोगे उतना ही आपको मतलब मामला सेट रहेगा, ठीक है ना। मेरे करवाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैंने आपको चीजें बता दी, तरीका बता दिया कैसे करना है, अब आपको समझना है, आपको दिमाग लगाना है, जितना आप उसमें घुसोगे ना
उतना अच्छे से आप चीजों को समझ पाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें आपको बहुत सिंपल लग जाएगी। अभी आपको डर लगता है से 10 की घात में ऊपर नीचे चीजें होती है, तो ठीक है, डरना नहीं है, बहुत सिंपल चीजें है। मैथ तो मतलब ये चीजें है ना, मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, कुछ भी हो, मतलब बहुत मस्त है। मतलब आपको सिर्फ लोड लेके, माइंड पे लोड लेके घूमना ही नहीं है, समझने वाली चीजें है, समझ लिया बस। क्या जबरदस्ती लोग कुछ क्या करते हैं, माहौल बना के आपकी चीजों को याद करवाते हैं, याद कर ले, रट ले, ठीक है। तो रटने वाले कुछ चीजें होती है, कुछ पॉइंट, और खासतौर पर फिजिक्स में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। कहीं केमिस्ट्री वगैरह में कुछ पॉइंट आएंगे तो वो मैं बोल दूंगा। चलो, किसी वस्तु या निकाय का कुल आवेश, किसी वस्तु या निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजीय योग होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी वस्तु या निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजीय योग। अब ये बीजीय योग मतलब क्या होता है, ये सबसे मेन बात है। एक तो होता है योग, योग एक तो मतलब नॉर्मल चीज होती है। बीजीय योग मतलब क्या होता है, जो उसमें संख्या है ना, संख्या का साइन भी साथ में लेना है। जैसे कि मैंने मान लिया कि कोई निकाय है, कोई निकाय है या वस्तु है, ठीक है, कि उसमें 6-7 आवेश पड़े हैं, 6-7 आवेश पड़े। एक तो 5 कूलम पड़ा है, ठीक है, एक 2 कूलम पड़ा है, एक -3 कूलम पड़ा है, ठीक है। तो आपसे यदि पूछे कि इसका कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है, तो एक्चुअली में जो कुल आवेश होगा वो इनका बीजीय योग होगा। बीजीय योग यानी कि जब इनको जोड़ोगे तो 5 + 2 प्लस इसका साइन भी साथ में लेना है, -3, समझ गए। यानी जो इनका साइन है, इनके आगे कोई नहीं मतलब प्लस है, लेकिन इसका जो माइनस है उसको साथ में लेना है, उसका मतलब होता है बीजीय योग। इसका जो साइन आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो साइन भी आपको साथ में लेना होता है। ये सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं बीजीय योग। यानी कि किसी वस्तु या निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजीय योग होता है। तो 5 + 2 7, 7 में से 3 के 4, तो 4 कूलम आवेश टोटल हो जाएगा, 4 कूलम आवेश हो जाएगा टोटल, समझ गए। अब आप, मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल भी लिखा है, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखो। ये क्या कह रहा है, कोई निकाय है, निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है। निकाय में 5 आवेश पड़े हैं, ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे कुछ 5 है, जिनका मान कितना है, 5 नैनोकूलम है। एक Q2 -3000 पिकोकूलम है, 3 नैनोकूलम है, Q4 -4 नैनोकूलम। अब क्या करना, निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना, निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना। कुल आवेश में क्या होगा, आपको इनका क्या करना है, बीजीय योग करना है, आपको इनका क्या करना है, बीजीय योग करना है। लेकिन 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 बीजीय योग करने तो जाओगे, लेकिन एक बात यहां पे आपको समझनी है ध्यान में, कि आप जब जोड़ते हो ना तो उन सभी के मात्रक समान होने चाहिए। कभी भी फिजिक्स में आप किसी सेकंड को घंटे के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। मीटर को जैसे कि मैंने लिख दिया 5 मीटर + 2 किलोमीटर, तो इनको आप जोड़ सकते हो क्या, नहीं जोड़ सकते। जोड़ सकते हो कब, या तो इस किलोमीटर को मीटर में बदल दो, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर, 2000 मीटर, और ये 5 मीटर, तो ये हो जाएगा आपके टोटल 2005, समझ गए। टोटल कितना हो जाएगा, 2005। नहीं, कहने का मतलब क्या हुआ, या फिर इस मीटर को किलोमीटर में बदल दो, फिर जोड़ दो, तो 2.00 समथिंग वो आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जुड़ेंगे तब, चीजें जुड़ती तब है जब समान मात्रक हो, समान चीजें हो, समझ गए, क्या हो, समान मात्रक हो, ये वाली चीजें। और इनका मैचिंग कब होगी, जब समान चीजें, समान मात्रक हो, ठीक है। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में लाओ, ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में लाओ, समझ गए, फिर जाके मामला जुड़ेगा, फिर जाके मामला जुड़ेगा, ठीक है ना। तब जाके, जैसे कि आपने इसको, इन दोनों को मीटर में बदला, तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, मीटर में आएगा, वो भी किसमें आएगा, मीटर में आएगा। अगर आपने इसको किलोमीटर में बदला तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा, समझ गए, ये वाली बात है, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि ये है ना सिंपल सी, मैंने लिख दिया कि 1 घंटा, ठीक है, + 30 मिनट, ऐसे लिख दिया मैंने। एक साइड लिख दिया 1 घंटा, दूसरी साइड 30 मिनट। तो यहां से आप चीज देखो
1 घंटा और 30 मिनट को जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। कब जोड़ पाओगे? या तो इस घंटे को मिनट में बदल दो, घंटे को मिनट में बदल दो, क्या होगा 60 मिनट, तो अब हो जाएगा 60 + 30 90 मिनट। या तो ये हो गया आंसर, या फिर क्या कर सकते हो आप, इस मिनट को घंटे में बदल दो, घंटा यानी कि आधा घंटा हो जाएगा, और ये 1 घंटा, तो ये हो जाएगा 3/2 1.5 घंटा, यानी कि आप यहाँ पर 1.5 लिख दो, 1.5 घंटा। समझ गए? तो ऐसी चीज हो सकती है। तो यहां पे आपको एक चीज देखनी जरूरी है, वो क्या था, वो क्या था, ये भी नैनो कूलम में, ये भी नैनो कूलम, ये भी नैनो कूलम, ये भी नैनो कूलम, ये Q2 भाई साहब ये किसमें आ रखे, पिको कूलम में आ रखे। तो बस मेन जो इस सवाल में कॉन्सेप्ट था वो यही था। ठीक है, अधिकतर बच्चों को सवाल दे दे तो डायरेक्ट जोड़ने बैठ जाएंगे, चीजें ध्यान से देखो। तो बस Q2 को क्या करना है आपको, Q2 को आपको बदलना है ढंग से। Q2 को बदलोगे तो Q2 एक्चुअली में -3000 पिको कूलम में है। तो आपको पता है पिको यानी कि 10 की घात -12, -3000 × 10 की घात -12 कूलम हो गया। अब मैंने पिको की जगह 10 की घात -12 लिख दिया। लेकिन अब आपको पता है कि मैं यहां से एक चीज कर लूं, मैंने ऐसे एक चीज कर ली, क्या कर लूं, ये इसके 3 जीरो ले लूं, 10 की घात 3 ले लूं, और 10 की घात -12, 10 की घात -12 और 10 की घात 3 गुणा करके क्या हो जाएंगे, 10 की घात -9 हो जाएंगे। तो -12 + 3 -9, यानी कि बस ये हो जाएगा आपके मामला यहाँ पे सेट, यहाँ पे मामला आपके सेट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। -3 ये क्या जाएगा, नैनो कूलम में, ये जाएगा -3 नैनो कूलम में, बस बात खत्म। ठीक है, अब क्या होगा, कुल आवेश, कुल आवेश क्या होता है, बीजीय योग होता है। ठीक है, कुल आवेश क्या होता है, आवेश होगा बीजीय योग। कुल आवेश क्या हो जाएगा आपके, कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5। Q1 कितना है 5, Q2 कितना है प्लस -3, ये सभी किसमें नैनो कूलम में ही है। ठीक है, Q3 कितना है 3 है, और Q4 कितना है -4 है। ठीक है, और Q5 कितना है 1 है, Q5 कितना है 1 है। ठीक है, तो अब देख लो क्या हो रहा है, यहां से आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, -3 ये +3, ये 5 में से 4 गया, 1 और 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी कि आंसर क्या है आपके 2 नैनो कूलम, 2 नैनो कूलम क्या आ गया, 2 नैनो कूलम आपके आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे यह आपके आंसर 2 नैनो कूलम आया। अगर मान लो यदि इसी सवाल के अंदर ये Q5 यदि ऐसा होता, ठीक है, यदि 2 नैनो कूलम हो गया ना, हाँ चलो, यदि आपके जो Q5 है, इस Q5 को मैं -1 ले लेता, यदि Q5 बराबर -1 नैनो कूलम हो जाता, क्या हो जाता, -1 हो जाता, तो इस केस में क्या हो जाता, इस केस में हो जाता आपकी 5 -3 ये प्लस का 3 माइनस का 4 और ये -1। इस केस में देखो क्या हो जाता, 5 और 3 8 किसके पॉजिटिव के, और 3 4 7 और 1 नेगेटिव के 8, यानी कि ये हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, ये निकाय क्या हो जाता है, निकाय उदासीन हो जाता है। उदासीन यानी कि इस पर कुल आवेश 0, आवेश रहित नहीं, ध्यान रखना। उदासीन का मतलब ये नहीं होता कि उस पर आवेश नहीं है, आवेश है भाई साहब, आवेश है, आवेश है, लेकिन उसका जो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों मिलकर 0 बना रहे हैं, समझ गए, इसलिए वो उदासीन है। एक तो होता है चीज आवेश रहित, जिसपे आवेश ही नहीं होता, कुछ नहीं है उसके पास, आवेश रहित है, 0 आवेश है उस पर। ठीक है, और दूसरी बात होती है कि कुल आवेश 0, यानी कि वो उदासीन है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके
जीरो बना रहे हैं। बात समझ गए? तो यदि इसमें अगर ऐसा होता तो ये क्या जाता, उदासीन वाला आ जाता। समझ गए? बाकी अभी आपके आंसर क्या है, दोनों अनुगुलाम है, यदि ये माइनस में हो जाता तो फिर ये हो जाता आपके मामला उदासीन। करेक्ट? चलो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको अपन बोलते हैं माइनस ई, और जो प्रोटॉन पर आवेश है उसको बोलते हैं अपन प्लस ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को माइनस ई और जो प्रोटॉन पर आवेश को क्या बोलते हैं, प्लस ई। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, अपन ई को क्या बोलते हैं, ई इज इक्वल टू बोलते हैं 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये होता है ई का मान। ई एक सिंबल है, ठीक है, यानी कि ई का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका मान, वैल्यू, साइन साथ में नहीं आ रहा, माइनस साथ में नहीं आ रहा, वैल्यू, ठीक है, हाँ, उसका जो अपन माप बोलते हैं, ठीक है, वो साइन साथ में नहीं है, ठीक है। तो ये इस ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की माइनस 19। तो इलेक्ट्रॉन पे बोले तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा नेगेटिव होता है, तो वो हो जाएगा माइनस ई। माइनस ई मतलब आगे माइनस लग जाएगा, बाकी 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम। अगर बात अपन किस पे करें, प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे होता है प्लस ई। कैसा होता है, प्लस ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, ठीक है, मापांक टाइप बोलो अपन, वो मान होता है, वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो क्या हुआ, माइनस ई होता है एक्चुअली में। तो जो प्रोटॉन पर आवेश है वो क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम, प्लस 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम, यानी कि प्लस ई, प्लस ई, और ई क्या होता है 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 कूलम। करेक्ट? ये चीज समझ गए, ताकि आपको सिंबल को लेकर कभी कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। 7वां नंबर पॉइंट, किसी वस्तु पर आवेश का मान, किसी वस्तु पर आवेश का जो मान है वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। Q विराम अवस्था बराबर Q गतिशील अवस्था। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने इस पेन को घिस लिया, यहां पे रब कर लिया, ठीक है, दो चीजों को घिस लिया, ठीक है, कुछ भी किया, ठीक है, उससे आवेश उत्पन्न हुआ, मान लो इस पे आवेश आ गया, फिर पहले से था, कहीं से भी किसी भी कारण से था, तो यदि आवेश अभी कितना है, मान लिया इस पे 2 मिली कूलम आवेश है, ऐसे घुमा दो ना, फिर भी इस पे 2 मिली कूलम ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आवेश गति पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल सी बात है। किसी वस्तु पे यदि आवेश है और वस्तु स्थिर अवस्था में है, उस पोजीशन में उस पे जितना आवेश है उतना का उतना आवेश, वस्तु यदि भागो, दौड़ो, कितना किसी भी वेग से चलो, एक्सीलरेट हो, कुछ भी हो, उस पे आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो Q विराम अवस्था बराबर Q गतिशील अवस्था, यानी कि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। 7 हो गए पॉइंट। 7 के बाद पॉइंट नंबर 8वां, पॉइंट नंबर 8वां क्या कह रहा है, आवेश स्थानांतरण है, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो सकता है। आवेश क्या है, स्थानांतरण, यानी कि इसको अपन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं, ठीक है। आवेश स्थानांतरण है, ये एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। समझ गए? जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं यदि पेन इसको लेके और इस पे मेरे बालों पे घिसूं, तो इन मेरे बाल और इसके मध्य क्या होगा, आवेशों का आदान प्रदान होगा, आवेशों का आदान। एक यदि आवेश को दे रहा है तो दूसरा आवेश को ले रहा है, होगा कब, कहने का मतलब ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा लेगा, यही बात हुई, ठीक है। तो आवेशों का लेन देन होता है, आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। तो आवेश क्या है, स्थानांतरणीय है, क्या है, स्थानांतरणीय। ये वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो सकता है। आवेश इसके पास था, आप इस आवेश को किसी दूसरे को भी दे सकते हो, समझ, जैसे कि इस पे कोई आवेश है, इस पे आवेश है और मैंने कोई चालक वस्तु ले ली, अभी अपन आगे पढ़ेंगे चालक की विशेषता क्या होती है वगैरह। चालक वस्तु ले ली और इसके मैंने उसको टच कर दिया, तो सारी चीजें, उस सारा आवेश उस चालक में चला जाएगा, इसमें से जो भी आवेश था वो सारा आवेश उस चालक में चला जाएगा। समझ गए? तो ये सारी चीजें अपन बात करेंगे कैसे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश क्या होता है, द्रव्यमान से जुड़ा हुआ रहता है। आवेश आपके द्रव्यमान से जुड़ा हुआ रहता है।
अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, परंतु द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। बात को समझो समझो समझो। आवेश हमेशा किसी न किसी वस्तु पे होगा, किसी न किसी वस्तु पे होगा, किसी न किसी कण पे होगा जिसका द्रव्यमान होगा। बिना द्रव्यमान के आवेश आपको कभी घूमता हुआ दिखाई देगा कि अरे ये आवेश जा रहा है, ये आवेश जा रहा है। आवेश का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। आवेश वही होगा जहां द्रव्यमान होगा, जहां द्रव्यमान होगा, जहां कोई वस्तु होगी, कण होगा, जहां द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान होगा तो ही आवेश होगा। समझ गए? अब भाई कैसे, सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, आवेश बनता ही किससे? मेन जो आवेश का मूल चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे भी तो कुछ द्रव्यमान होता है भाई। सबसे छोटा यदि आवेश बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो भी है, जैसा भी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर माइनस ई आवेश होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और उस इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। यानी कि जो सबसे छोटा आवेश है, सबसे छोटा आवेश जो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो भी, तो वो मान भी क्या है? द्रव्यमान से बद्ध है, ठीक है। द्रव्यमान से बद्ध है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश हमेशा किसी न किसी वस्तु या कण पे होगा जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है। बिना द्रव्यमान के आवेश हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो बस यही बात है। आवेश सदैव द्रव्यमान से बंधा हुआ रहता है, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। हाँ, परंतु द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, परंतु द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। ऐसा द्रव्यमान जरूर हो सकता है जिसपे कोई आवेश नहीं हो। सर ऐसा कौन सा है, बता दो सर। आप तो यही तो कह रहे थे कि सर जो प्रत्येक वस्तु है वो किससे बनी होती है? अपने एटॉम से, परमाणु से बनी होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होगी। तो भाई मैं एक चीज, एक अगर मैं कण है उसका नाम बता दूं तो वो भाई साहब कण कौन है? न्यूट्रॉन भाई साहब है। ये कौन है? न्यूट्रॉन भाई साहब। इन न्यूट्रॉन भाई साहब का द्रव्यमान तो है, आपको पता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। तो इनका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन भाई साहब, इनके पास द्रव्यमान तो है लेकिन इनके पास आवेश नहीं है, इनके पास आवेश नहीं है। तो ध्यान रखना, आवेश सदैव द्रव्यमान से बंधा हुआ रहेगा, अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है, परंतु जो द्रव्यमान है वो आवेश रहित हो सकता है। एग्जाम्पल न्यूट्रॉन। ओके, करेक्ट, ठीक है, समझ गया। और शायद मुझे लगता है आपको भी समझ में आ ही गया होगा। 10वां, अब देखो, बात अपन ने द्रव्यमान की थी, तो अब आगे समझने वाली बात आई। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ठीक है सर जी, तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। सर हाँ सर, ये तो पता है, वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो धनावेशित होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ऋण आवेश घटेगा तो धनावेश अपने आप बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। ठीक है सर जी। उस स्थिति में उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, उस स्थिति में उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। भाई साहब, अब आपको धनवान बनना है, ठीक है, आप धनवान बनोगे तो आप किसी को पैसे दोगे। भाई आपने किसी को पैसे दिए हैं, आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो खुद का कुछ नुकसान तो हुआ है, खुद के कुछ पैसे तो गए। तो सेम बात यही है भाई, आप यदि किसी को यदि धन आयन बनना है, किसी को धन आयन बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या बनोगे? धन आवेशित बनोगे। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन त्यागा, आपके पास धन आवेश हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो आप एक बात भूल गए कि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ आवेश नहीं त्यागा है, आवेश द्रव्यमान से बंधा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, भाई इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो बाहर गया साथ साथ। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो बाहर निकला है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हुआ है? बाहर निकला, बाहर निकला है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बाहर निकला है, ठीक है, भले वो बहुत कम हो। कितना है सर जी? 9.8 इंटू 10⁻31 kg, इतना है, लेकिन बाहर तो निकला, द्रव्यमान में कमी तो आई, भले कितनी भी आओ,
बिल्कुल बहुत बारीक सी आओ पॉइंट पर आई तो खरी। तो बस यही बात है कि आप यदि धन आवेशित होगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करोगे, तो उस स्थिति में उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए। और इसी प्रकार कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ग्रहण करोगे तो आप पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। आप पर ऋण आवेश आएगा, ऋण आवेश तो आएगा, परंतु उस स्थिति में उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी आपके पास आ जाएगा। समझ गए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अकेला आवेश वो ऐसे बाहर नहीं आ सकता, आवेश हमेशा द्रव्यमान से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान दोनों साथ में ही आएंगे। ठीक है, करेक्ट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण क्या कहता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। सर जी झूठ बोलते हो आप। अधिकतर के मन में ऐसा विचार आ रहा होगा, सर जी झूठ बोलते हो आप, सर जी झूठ बोलते हो आप, कि सर आपने तो यही बोला था कि दो आवेश मिलेंगे तो मिलके जीरो हो जाएंगे, दो आवेश मिलेंगे तो मिलके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बात क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि मैंने माना कि कोई चीज, भाई एक कोई वस्तु है जिसके ऊपर आवेश है +5 कूलम, ठीक है। दूसरी कोई वस्तु है जिसके ऊपर आवेश है -5 कूलम। अब सर जी आपने इस दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया या पास में ले आए, तो क्या हो जाएगा, एक निकाय बन जाएगा और इस निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुल आवेश 0 हो जाएगा, कुल आवेश 0 हो जाएगा। समझ गए। तो इस स्थिति में हुआ क्या है, मामला क्या हो रहा है, मामला यही हो रहा है कि आप ये समझ लो कि इस वस्तु पे क्या है, +5 कूलम आवेश है, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की बहुत भारी कमी है, और इस पर -5 कूलम आवेश यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे। तो जब आपने मिलाया ना, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें सारे प्रवेश कर जाएंगे। तो ये तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें जो -5 कूलम जुड़ जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, और उस साइड ये बन जाएगा धनवान, तो ये +5 कूलम जुड़ जाएगा, तो फिर से ये 0 हो जाएगा। बात यही है। इलेक्ट्रॉन इसका आवेशों का क्या होगा, ये आदान प्रदान होगा, आवेशों का आदान प्रदान होगा। समझ गए। कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, नष्ट कुछ भी नहीं हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इससे इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गए। समझ गए, इससे इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गए, कहीं वो इलेक्ट्रॉन गया नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है ना। हाँ, वही बात है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार अपन ऊर्जा के लिए बोलते हैं ना कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, उसी प्रकार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। समझ गए। आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। आवेश जो है, जो विद्यमान है, ठीक है, वही है। अब आप बोलोगे सर तो फिर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि सर ये पेन घिसेंगे तो क्या आवेश उत्पन्न होता है। वो आवेश उत्पन्न मतलब ये इस पे आया। अब जैसे कि दो वस्तुएं क्या थी, उदासीन थी, पहले क्या थी, उदासीन थी। अब इनके मध्य मैंने क्या किया, घर्षण कर दिया, इनके मध्य घर्षण कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर कुल आवेश 0, इसके ऊपर भी कुल आवेश 0, इसके ऊपर कुल आवेश 0 और इसके ऊपर कुल आवेश 0। ठीक, मैंने घर्षण किया तो मैंने माना कि इस वस्तु ए ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित, ये वस्तु ऋण आवेशित। ये जितनी धन आवेशित होगी, मैंने माना इसके ऊपर 2 कूलम आवेश आया, तो उतना कुत्ता उस पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा, -2 कूलम। ठीक है। तो आप कहोगे सर ये आवेश उत्पन्न हुआ ना, फिर ये कहां से आया। तो भाई ध्यान से देखो, उत्पन्न तो कहां हुआ है, उत्पन्न तो कहां हुआ, इस पूरे को देखो, इन दोनों का मिला के देखो, वो तो 0 ही रहा है। उत्पन्न कहां हुआ है भाई, आवेश पहले भी 0 था, इन दोनों को मिला के, और इन दोनों को मिला के अब भी 0 है। बात समझ गए ना। तो बस आवेश एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण चीजें हो सकती है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते। जो अपने पास है, जो पृथ्वी में मौजूद है,
उसी को अपन यूज कर रहे हैं, उसी को अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको अपन नष्ट कर सकते हैं, ये बात समझ लो। ठीक है, अब जैसे कि देख लो ये +2 -2 मिलके आखिर में है तो जीरो ही, इस निकाय की बात करें तो ये क्या है, जीरो ही। समझ गए, भले आपको ऐसे दिख रहा है कि इसमें +2 आ गया, इसमें -2 आ गया, लेकिन है जीरो ही ना मामला। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो आवेश उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ, जो आवेश था ना, जो पहले से इनके बीच में मौजूद था, इसमें थे इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ आ गए, बस इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब इनको वापस यदि मिला दो, वापस मिला दो, तो वापस मिलके वापस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, इसका प्लस माइनस जीरो बना देगा। समझ गए, कुछ भी उत्पन्न नहीं किया सकता। ठीक है, हाँ, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। समझ गए, क्लियर पॉइंट, ओके, बढ़ते हैं आगे। बेचारा आवेश भी सोच रहा होगा कि मेरा किससे पाला पड़ा है। ठीक है, आवेश 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 आवेश, कोई बात नहीं, समझो आवेश सब समझ गए, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कूलाम का नियम इतना मस्त समझा दूंगा, विद्युत क्षेत्र इतना मजा आएगा आपको कि मतलब सारे डाउट आपके रहेंगे क्लियर और सब कुछ चीजें अच्छे से आपकी होगी, बेड़ा पार। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, एक आता है पॉइंट 12 नंबर, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। अब ये क्वांटीकरण चीज क्या है, एक बार बताऊं, एक होती है चीज सतत लगातार, एक होता है क्वांटम टाइप में। क्वांटम टाइप में मतलब फिक्स संख्या, 1 2 3 4 5 7 10 11, पॉइंटों में नहीं होगा, पॉइंटों में नहीं होगा। समझ गए, ये होता है क्वांटीकरण, फिक्स संख्या होगी, पॉइंट में नहीं होता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने बोल दिया कि भाई इस पेन पे जो आवेश आया वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आया, ठीक है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश, भाई ये होगा आवेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आया, 3 के बराबर आया, 4 के बराबर आया, ऐसा बोल सकते हैं क्या? कभी ऐसा हो सकता है सर इसमें तो 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आया, नहीं ना, कि 2.5 के पास 2.5 1.5, ऐसा हो सकता है नहीं। यही बात है, यही बात है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण मतलब ये है कि आपको फिक्स संख्या, डिस्क्रिएट नंबर टाइप में चीजें होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 जो भी है, आपके कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 1.5 3.2 इस टाइप की चीजें नहीं होगी। ठीक है, मतलब तो हमेशा जो क्या होगा, ई का या तो 1E होगा, 2E होगा, 3E होगा, 1.5E या 2.5E या 3.5E आपको देखने को नहीं मिलेगा, पॉइंट में मामला देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए, तो अब देखो, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। आवेश का जो न्यूनतम मान होता है ना, आवेश का जो न्यूनतम मान वो कितना होता है, वो होता है आपके 1.6 × 10⁻⁻19। आवेश का जो न्यूनतम मान है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 ई, इसको बोलते हैं ई के बराबर। ठीक है, अब यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो -E और प्रोटॉन है तो +E, बाकी सबसे छोटा मान है वो यही है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, और यदि प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, यदि प्रोटॉन है तो ये किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्लियर। अतः वस्तु पर जो कुल आवेश होगा ना वो या तो ±E ±2E ±3, अगर धनावेश टाइप है तो ये +E +2E +3, अगर ऋणावेश टाइप है तो -E -2E -3 ऐसे हो सकता है। समझ गए, तो यानी कि क्या होगा, कुल आवेश जो हमेशा होगा वो प्लस माइनस, यदि पॉजिटिव में तो पॉजिटिव, नेगेटिव में तो नेगेटिव, तो इसलिए लिया गया ±NE। ठीक है, NE, N मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, N की जगह 0 1 2 3 5 6 7 8, N की जगह हमेशा कभी भी ऐसा नहीं आएगा 1.5 वगैरह, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, N आपके क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या, ये समझ लो, होल नंबर। ठीक है, चलो बात क्लियर। तो ये हो जाएगा विद्युत आवेश का क्वांटीकरण।
तो आपको यहां पर जो आवेश से संबंधित जो सारी बातें हैं वो सारी बातें लगभग लगभग क्लियर हो चुकी है, वो सारी बातें लगभग लगभग क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलो अब मुझे नहीं लगता कि आपको आवेश से संबंधित कोई डाउट आने वाला है, आवेश से संबंधित आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने बताया था, मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखो, सवाल अच्छा है और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक कूलम आवेश कितनी बड़ी चीज होती है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक कूलम आवेश कितनी बड़ी चीज होती है। तो किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो एक कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ये कह रहा है किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो रहे हैं। 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। 10⁹ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो 1 सेकंड में कुल कितना आवेश का आदान प्रदान हुआ, तो 1 सेकंड में आवेश कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है उसको उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश के अपन क्या करें उसका मान ही लेंगे। ठीक है, अब -7 में यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि अपने को क्या वही निकालना है, समय ही निकालना है। ठीक है, तो 10⁹ है इलेक्ट्रॉन इंटू 1 पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। 1 पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी टोटल। तो कितना हो जाएगा ये 1.6 इंटू 10⁻10। ठीक है, 10⁻10 कूलम 1.6। तो 1 सेकंड में कितना आवेश जा रहा है 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम 1 सेकंड में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई 1 सेकंड में इतना आवेश जा रहा है, तो आपको एक कूलम आवेश में समय, एक कूलम आवेश का स्थानांतरण करने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, तो अपन क्या कर देंगे भाई, एक में क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे 1.6 इंटू 10⁻10 का, तब अपने को समय मिल जाएगा। तो ये आपके निकल के आएगा, ये लगभग 6.25 इंटू 10⁹ 6.25 इंटू 10⁹। ठीक है, ये आ जाएगा आपके सेकंड में। ये किस में आ जाएगा, सेकंड में। इतने सेकंड लगेंगे, इतने सेकंड आपके लगेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई 1 सेकंड में ये था, इसमें 1 में भाग दे दिया, एक कूलम आवेश उसमें 1 में भाग देंगे तो ये 1 के बराबर की वैल्यू का भाग दिया, तो ये आपके सेकंड आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतने सेकंड लगे। अब इस सेकंड को क्या करना है, वर्ष में बदल देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। सेकंड को वर्ष में बदलोगे तो क्या करोगे भाई 6.25 इंटू 10⁹। पहले तो सेकंड को क्या करोगे आप घंटे में बदलोगे, तो सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है 3700 सेकंड। 1 घंटे में जो 3600 सेकंड होती है उससे भाग दे दिया, तो अब ये आ गया आपके घंटे में। ठीक है, अभी घंटों को बदलना दिन में, तो कितने 24 घंटे होते हैं, तो 24 से भाग दे दिया, ये आ जाएगा दिन में। अब इन दिन को क्या करना है, वर्ष में बदलना है, तो आप 300% से भाग दे दो, ये आ जाएगा वर्ष में। जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके आंसर आ जाएगा 198 वर्ष। क्या जाएगा 198 वर्ष, 198 साल, 198 ईयर आपको यहां पे लगने वाले हैं, 198 ईयर। अब जाके देख लो, अब आप खुद देख लो कि मतलब 1 सेकंड में 10⁹9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कितने 10⁹9 भाई साहब, कितने 10⁹9 इलेक्ट्रॉन, कितने मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहे हैं।
इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जा रहे हैं, फिर भी 1 कूलाम आवेश पूरा जाने में 198 वर्ष लग रहे हैं, 198 वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, मतलब अपनी अगली 5 पीढ़ियां लग जाएगी, अगली 5 पीढ़ियां लग जाएगी, तब जाके ये 1 कूलाम आवेश का स्थानांतरण हो पाता है। तभी अपन आवेश का छोटा मात्रक काम लेते, क्योंकि 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ी मात्रा है। तभी अपन जो आवेश का छोटा मात्रक, मैंने कहा था कि चलो ये छोटा मात्रक दिखाता हूं, ये छोटे मात्रक की भाई साहब क्या चीज थे, ये वही चीज है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मैंने कहा मिली में भी नहीं लेंगे मोस्टली, माइक्रो, नैनो में भी चीजें आएगी, चीजें इसी में आएगी, माइक्रो और नैनो, क्योंकि 1 कूलाम तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपको समझ आ गया कि कितनी बड़ी बात है, 1 कूलाम बहुत बड़ी बात है। मामला किसमें आएगा, मिली, माइक्रो और माइक्रो, नैनो में मोस्टली आएगा, ठीक है, और पिको में। बात समझ गए? तो ये देख लो, तो ये हो जाएगा आपके 198 वर्ष, 198 वर्ष का मामला है। ठीक है, ओके। वन 198 वर्ष बहुत होता है ना। ठीक है, अब जो आवेश से संबंधित बेसिक चीजें हैं वो सारी क्लियर होगी। है आवेश से संबंधित जो भी बातें थी, बेसिक चीजें थी, वो सारी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कूलाम का नियम। आवेश की सारी बेसिक चीजें समाप्त हो गई है, कुछ 1-2 चीजें है भी है, मुझे पता है उनको, जो तो वो मैं जब चालक और ये चीजें बताऊंगा तब उसमें उनको ऐड करूँ, ताकि उस टाइम उनको समझने में इजी रहेगा। समझ, जैसे कि कोई चालक होता है तो चालक को अपन आवेश देते तो उसको सभी जगह फैल जाता है, अचालक को आवेश देते तो वहीं रुक जाता है। ठीक है, तो जो वो कुछ पॉइंट है जो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है, वो अपन साथ साथ लेंगे। अभी जो मेन बेसिक जो आवेश से संबंधित जानना था वो जान लिया, बाकी अपने जैसे टॉपिक आएंगे उन टॉपिक में इन चीजों को साइड साइड में अपन ऐड करते जाएंगे। क्लियर? ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं उसी हिसाब से चलता हूं कि आपको कौन सी चीज पहले समझानी है, ताकि उसको समझने के बाद उसको समझो, ताकि आपको समझने में इजी रहे। समझ गए? मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि आपको पहले ये समझाऊंगा, उसके बाद वो वाला समझाऊं, ताकि आपने ये समझा हुआ रहेगा तो आप उसको इससे लिंक करके उसको समझ पाओगे। डायरेक्ट मैं किसी पॉइंट पे जंप नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो आप यहां से देख लो, सारी चीजें अपने ये क्लियर, अपन ने आवेश के A to Z पॉइंट यहां पे देख लिए। ठीक, सारी चीजें हो गई आवेश के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है, देखो, एक तो मैं आपको इसके नोट्स है, जो मैं आपको पहले बताता हूं, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल माजिसा एजुकेशन पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे है ही है, मिलता ही है, हमारे वीडियो के नीचे डालते ही है, आप देख लेना माजिसा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी जो मैंने लिखवा है, ये ऐसे कैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, उसको आप अपनी राइटिंग में नोट्स बनाए, लिखे, समझे और उन पॉइंट को समझने की कोशिश करें। एक बार लिख लिया, जब मैंने पढ़ाया तब तो आपको समझ में आया, उसके बाद आप खुद भी उन नोट्स को लेके बैठे और सर ने क्या क्या बात बोली थी उसको, उन बातों को रिवाइज करें। मेरे द्वारा बोला गया, क्योंकि मैं मजाक मतलब बहुत फालतू की बातें अपन वैसे भी नहीं करते, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो जो पॉइंट बोले गए उनको रिमेंबर करो। अगर कोई पॉइंट बोला भी गया है ऐसा मजाक टाइप वाला, तो आपको समझाने के लिए, उस बात को लिंक करने के लिए, ठीक है, तो लिंक करो और इसको रिकॉल करो, आपको माइंड में चीजें अपने आप आएगी। तो आपको थ्योरी ढंग से पढ़नी है। अभी इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल बन नहीं रहे, ये थ्योरी है, बेसिक चीज है, न्यूमेरिकल बन नहीं रहे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैसे भी आपके अपने को जो कूलाम नियम है उसके बाद न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इन थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, समझो और खुद की राइटिंग से नोट्स बनाओ, और जो मैंने बताया उस बात पे गौर करो सारी, बस इतना कर लो। बाकी जब एमसीक्यूज स्टार्ट होंगे कूलाम के नियम वाले में, तब अपन एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, और इसमें से भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, अच्छे से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके थ्योरी से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि भैया आवेश, सिंपल से सवाल, लेकिन ये भी एमसीक्यू टाइप में बन सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब आवेश मतलब क्या
सदिश होता है, अदिश होता है, तो आवेश अदिश होता है। तो ये इस टाइप की चीजें है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, ठीक है। दूसरा जैसे कि ये भी घुमा फिरा के पूछ लीजिए बना के कि आवेश तो का स्थानांतरण होता है या नहीं होता, ठीक है, आवेश संरक्षण होता है नहीं होता। तो इस टाइप में कुछ चीजें न्यूमेरिकल सवाल कैसे भी बना सकता है, सवाल कैसे भी बना सकता है, लेकिन आपने चीजें समझी हुई है ना, तो आपको कोई घुमा नहीं सकता है। बात ये है, समझ गए। जैसे कि मैं भी इसका एक सवाल बना दूं, एक सवाल बना के मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सवाल वो एग्जामिनर ऐसे कैसे पूछेगा, लेकिन जो मैंने समझाया है ना, वो आपने समझ लिया है ना, तो एग्जामिनर कैसे भी पूछे आप उसको सॉल्व कर लोगे। बात ये है, ठीक है। तो आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको खुद की राइटिंग में लिखा अच्छे से, और फिर उसको समझना है। जैसे कि अभी सुबह आपने ये लेक्चर ले लिया, शाम को एक बार या फिर दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, उसको एक बार देख लो अच्छे से। मैंने जो पॉइंट बोले थे उनको रिकॉल कर लो, बस सेट है। फिर उसके बाद फिजिक्स में बार बार थ्योरी पढ़ने का काम नहीं है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज लगाओ, न्यूमेरिकल लगाओ, ठीक है, वो चीजें करनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में अपने कूलॉम का नियम स्टार्ट होगा बहुत शानदार ढंग से, अब मजा आएगा। फिर उसमें बेसिक चीजें पढ़नी थी, वो अपने 2 लेक्चर में पढ़ ली। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सेशन को शेयर भी जरूर करना, और आपके जो भी कमेंट्स है, वैल्यूएबल कमेंट्स, वो भी लगातार करें ताकि हम भी मोटिवेट रहे, इस बच्चों को मजा आ रहा है, ठीक है। और आप जब अच्छा कमेंट करते हो ना कि सर मजा आ गया रियल में, तो हमको भी लगता है कि वास्तव में यार मतलब चीजें हो रही है, तो हमको और जोश आता है। बस वो आपके जो कमेंट है, आपका जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, वही हमारा मोटिवेशन है। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।